नमस्कार साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube डिजिटल प्लेटफॉर्म डीएलएड एकेडमी बाय एस कुमार में। मैं हूं एस कुमार। आज की इस वीडियो के अंदर अपन बात करने वाले हैं बीएसटीसी फर्स्ट ईयर के विद्यार्थियों की जो गणित शिक्षण है उस गणित शिक्षण की यूनिट नंबर 2 की क्लास नंबर 1 आज अपन इसमें पढ़ेंगे। दोस्तों, ये जो बीएसटीसी फर्स्ट ईयर का कोर्स है ये राजस्थान के सभी विद्यार्थियों के लिए है। राजस्थान के जितने भी विद्यार्थी हैं जो डीएलएड फर्स्ट ईयर में पढ़ रहे हैं या बीएसटीसी फर्स्ट ईयर में पढ़ रहे हैं, उन सभी विद्यार्थियों के लिए यह एक निःशुल्क कोर्स है। आपसे कोई फीस नहीं ली जा रही है और 2021-22 सत्र के जितने भी विद्यार्थी हैं उन विद्यार्थियों के लिए यह एक अद्भुत कोर्स होने वाला है, क्योंकि यहाँ हस्तलिखित नोट्स के अलावा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और आपको जो है सभी पीडीएफ्स जो हैं टेलीग्राम पर मिल जाती हैं। तो आपको अगर लिखने से संबंधित कोई समस्या है तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएगी और क्लासेज आप यहाँ से पढ़ सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। सबसे पहले इस यूनिट के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, ये जो यूनिट है, यूनिट नंबर 2 गणित शिक्षण की, ये आपके 12 नंबर की हैं और इस 12 नंबर की यूनिट के अंदर जो हैं सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं अति लघुतरात्मक प्रश्न और लघुतरात्मक प्रश्न। तो यहाँ अपन सबसे पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्न को शुरू करने वाले हैं। यहाँ आज का हमारा पहला प्रश्न है कि व्यवहारवाद के जनक कौन है, किसे व्यवहारवाद का जनक कहते हैं। दोस्तों, व्यवहारवाद का जनक जेबी वॉटसन को कहा जाता है। इन्होंने जो है सर्वप्रथम व्यवहारवाद के बारे में बताया। इन्होंने कहा कि प्रत्येक विषय वस्तु जो है प्रत्येक कार्य मनुष्य अपने व्यवहार के द्वारा प्रकट करता है, यानी मनुष्य एक व्यवहारवादी है। इसके बाद आपके सामने अगला प्रश्न है कि सूत्र स्थापना की सर्वोत्तम विधि कौन सी है। ऐसी कौन सी विधि है जिसके माध्यम से सूत्र को आप स्थापित कर सकते हो या किसी सूत्र को आप बना सकते हो। तो इसके लिए सबसे बढ़िया विधि जो है वो है संश्लेषण विधि। तो संश्लेषण विधि एक ऐसी विधि है जिसके माध्यम से गणित के अंदर सूत्र स्थापित किए जाते हैं या सूत्र बनाए जाते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न आता है कि क्षेत्रफल आयतन प्रकरण को समझने के लिए सर्वोत्तम विधि कौन सी है। जितने भी प्रश्न होते हैं जो क्षेत्रफल या आयतन से संबंधित होते हैं, उन प्रश्नों को समझने की सबसे बढ़िया विधि कौन सी है, उस विधि का नाम है निगमन विधि। दोस्तों, निगमन विधि में नियमों की सहायता से आप चीज़ों को समझते हो और चूंकि आप जानते हो कि क्षेत्रफल और आयतन इनमें सूत्र या नियम चलते हैं, उन्हीं की सहायता से आप प्रश्नों को हल कर पाते हो। तो यहाँ जो है निगमन विधि इसका आंसर हो जाएगा। अगली जो है अगला प्रश्न है कि प्राथमिक स्तर पर सर्वोत्तम विधि कौन सी होती है। ऐसी कौन सी विधि है जो सबसे बढ़िया होती है प्राथमिक स्तर पर। तो उस विधि का नाम है खेल विधि। दोस्तों, खेल विधि के अंदर क्या होता है कि बच्चे को खेल खेल में जो है गणित से संबंधित विषय वस्तु सिखाई जाती हैं, क्योंकि खेल जो है बालक के लिए सबसे बढ़िया काम होता है और खेल को वो रुचिपूर्ण तरीके से समझ पाता है, खेल पाता है। इसी तरह वो जो है खेल भी लेता है और समझ भी पाता है। और अगला प्रश्न ये आता है कि खेल विधि का जनक या पिता कौन है, किसे आप खेल विधि का जनक कहते हो। दोस्तों, खेल विधि का जो जनक हैं वो हैं हेनरी कॉल्डवेल कुक। क्या है? हेनरी कॉल्डवेल कुक। इसके कई प्रकार हैं। आप जब साइकोलॉजी में इसे पढ़ते हो तो इसको जो है मोंटेसरी पद्धति भी कहते हैं, कोई डोल्टन पद्धति है। तो ये अलग अलग व्यक्तियों द्वारा दी गई हैं, परंतु ये जो है स्पेशल रूप से खेल विधि इसका जनक कौन है? हेनरी कॉल्डवेल कुक। इसके बाद अगला प्रश्न ये है कि व्यवहारवादी उपागम का केंद्र क्या है। कि जो अगर आप व्यवहारवाद को फॉलो करते हो तो आप जो है शिक्षा के रूप में किसे, एक शिक्षा देने के लिए आप किसे प्रमुख केंद्र मानोगे। तो जब व्यवहारवादी जो फॉलो करने वाले होते हैं ये शिक्षक को सबसे केंद्र मानते हैं। इनका मानना है कि शिक्षक जो है शिक्षा का केंद्र हैं और एक अच्छा शिक्षक सभी को जो है सक्रिय बनाकर रख सकता है। इसके अलावा रचनावादी उपागम का केंद्र कौन है, तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा आपके छात्र। रचनावादी के अनुसार इनका मानना है कि जो है रचना कौन करता है? छात्र करता है। एक शिक्षक तो उसके लिए एक जरिया होता है किसी चीज़ को समझने के लिए, परंतु उस चीज़ को समझने के बाद किसी नई चीज़ की रचना या उसी की तरह शिक्षक के जैसे कोई रचना करने का काम एक छात्र कर पाता है। तो छात्र जो है रचनावादी के अनुसार केंद्र हैं, जबकि शिक्षक जो है व्यवहारवादी के अनुसार केंद्र होता है। इसके बाद अगला प्रश्न है कि पाठ योजना में पूर्व ज्ञान का कारक क्या है। पूर्व ज्ञान क्या काम में आता है। तो अगर छात्र से पूर्व ज्ञान को समझना है तो इसके लिए जो पाठ योजना बनाते हो आप, लेसन प्लान बनाते हो, उसके अंदर क्या इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, किसी भी छात्र के पूर्व ज्ञान को जानने के लिए
छात्र से जो शिक्षक होता है वो प्रस्तावना के रूप में प्रश्न पूछता है। ये प्रश्न ऐसे होते हैं जो उसके पूर्व ज्ञान से आधारित होते हैं, जिससे आपको जो है उसके पुराने नॉलेज के बारे में पता लग जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न है कि ज्यामितीय समस्याओं को हल करने के लिए या ज्योमेट्री से संबंधित जितनी भी समस्याएं हैं उसको हल करने के लिए सबसे बढ़िया विधि कौन सी है। तो ज्यामिति से संबंधित जितनी भी समस्याएं होती हैं उन सभी को सोल्व करने की सबसे बढ़िया विधि है विश्लेषण विधि। इस विधि के अंदर दोस्तों प्रत्येक चीज को छोटे छोटे भागों में तोड़कर या अलग अलग भागों में बांटकर समझा जाता है। तो संश्लेषण विश्लेषण विधि जो है ज्यामितीय समस्याओं को हल करती है। इसके बाद है नियमों का सहारा किस विधि में लिया जाता है। तो आपको याद रखना है कि नि से नियम और नि से निगमन विधि, जिस विधि के अंदर नियमों का प्रयोग होता है वह निगमन विधि होती है। इसके बाद है ज्ञात से अज्ञात की ओर किस विधि के अंदर चला जाता है। तो ज्ञात मतलब होता है आपको किसी चीज के बारे में पहले से पता है और उसके अलावा जिस चीज के बारे में पता नहीं है उसकी ओर चल रहे हो तो आप आगमन विधि का प्रयोग कर रहे हो। आगमन का मतलब आ रहे हो किसकी तरफ, अज्ञात की तरफ आ रहे होते हो। किसकी तरफ से, ज्ञात की तरफ से। तो ये आगमन विधि हो जाती है। इसके बाद है नियम से उदाहरण की ओर। तो अभी मैंने आपको बताया है कि जिस विधि में नियम सबसे पहले प्रयुक्त होते हैं वह निगमन विधि होती है। इसी तरह से रेखा गणित को अगर आपको समझना है तो उसके लिए सबसे बढ़िया विधि कौन सी है, तो वो है आगमन विधि। रेखा गणित में जो है आपके रेखा कोण ये सभी होते हैं, तो इनकी जो डिटेल है वो आप आगमन विधि से समझते हो। पहले आपको पता होता है कि रेखा ये होता है, रेखाखंड ये होता है, फिर इन्हीं से मिलाकर कोई ऐसी चीज बना दी जाती है जिसके बारे में आपको पता नहीं होता है, यानी कि आप ज्ञात से अज्ञात की ओर इसमें बढ़ते चले जाते हो। इसके बाद होता है सामान्य से विशिष्ट की ओर। सामान्य का मतलब होता है दोस्तों आपके नियम से, और विशिष्ट का मतलब होता है आपके उदाहरण से। तो नियम से उदाहरण तो आपको पता रखना है निगमन विधि। सामान्य का मतलब क्या होता है, नियम या परिभाषा, और नियम से अगर आप उदाहरण की ओर चलते हो तो वह विधि निगमन ही होती है। इसके बाद अगला लास्ट प्रश्न है वस्तुनिष्ठ में से हमारा, तो वो है कि ग्रामीण परिवेश में बालकों को भाग सिखाने के लिए जिस विधि का प्रयोग सर्वाधिक होता है उस विधि का नाम क्या है। तो उस विधि का नाम है आंशिक भागफल विधि। इस विधि की सहायता से ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे छोटे भागों में बालकों को भाग सिखाया जाता है। इसके बाद अब हम देख लेते हैं अति लघुतरात्मक प्रश्न या लघुतरात्मक प्रश्नों को। इसमें से आज अपन 4 क्वेश्चन देखेंगे और अगले वीडियो के अंदर अपन निबंधात्मक प्रश्न और लघुतरात्मक प्रश्नों की चर्चा करेंगे। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है कि शिक्षण विधियों को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, यानी शिक्षण के पढ़ाने के तरीके को कौन कौन से कारक जो है प्रभावित कर सकते हैं। तो सबसे पहला कारक आता है दोस्तों विषय वस्तु की प्रकृति। किसी विषय वस्तु की प्रकृति कैसी है ये जो है पढ़ाने के तरीके को प्रभावित करती हैं। अगर गणित है तो इसमें पढ़ाने का तरीका अलग होगा, हिंदी है तो उसमें पढ़ाने का तरीका अलग होगा, विज्ञान है तो उसमें पढ़ाने का तरीका अलग होता है। यानी अलग अलग तरीके जो हैं अलग अलग विषय वस्तु की प्रकृति के अनुरूप पढ़ाए जाते हैं। अगला है एक शिक्षक। शिक्षक जो है इंपॉर्टेंट रोल निभाता है किसी भी शिक्षण विधि को पढ़ाने के लिए। किसी भी तरीके का प्रयोग करना कौन जानता है, एक शिक्षक जानता है। यदि वह अच्छे तरीके से प्रयोग नहीं करेगा, अच्छी शिक्षण विधि का प्रयोग नहीं करेगा तो छात्र समझ नहीं पाएंगे। इसके बाद है विद्यार्थी। दोस्तों विद्यार्थी को हमेशा सक्रिय रहकर पढ़ना चाहिए। विद्यार्थी कई तरीके होते हैं। कुछ विद्यार्थी जो है सक्रिय रूप से पढ़ते हैं तो उनको ज़्यादा समझ में आता है, कुछ विद्यार्थी निष्क्रिय होते हैं तो वो मंद बुद्धि वाले होते हैं। तो छात्र की जो है बुद्धि लब्धि भी और छात्र की रुचि भी यहाँ एक इम्पोर्टेंट रोल निभाती हैं। उसके बाद है पाठ्यचर्या। पाठ्यचर्या अगर सही नहीं है, पाठ्यक्रम आपका सही नहीं बना हुआ है, पढ़ने का तरीका सही नहीं है, समय फिक्स नहीं है पढ़ने का, तो भी आप जो है अच्छी शिक्षण विधि को जो है प्राप्त नहीं कर पाते हो। इसके बाद ही शिक्षण के लक्ष्य या उद्देश्य। यदि आपके शिक्षण के लक्ष्य या उद्देश्य अच्छे नहीं हैं तो आप अच्छे तरीके से पढ़ नहीं पाओगे। इसके बाद अगला प्रश्न आता है कि प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण की कौन कौन सी विधियां होती हैं। तो सर्वोत्तम विधि मैंने आपको अभी बताई है कि सर्वोत्तम विधि होती है खेल विधि, परंतु इसके अलावा भी कुछ और विधियां होती हैं जो आपके प्राथमिक स्तर पर काम में ली जाती हैं। उन्हीं विधियों में से सबसे पहली विधि आती है आगमन निगमन विधि। दोस्तों ये दोनों एक ही विधियां होती हैं, परंतु नाम अलग अलग होने के कारण इनका जो है थोड़ा बहुत काम चेंज हो जाता है। जैसे आगमन विधि में पहले उदाहरण देते हैं और निगमन विधि में पहले नियम पढ़ाते हैं।
इसी तरह दूसरी विधि का नाम है संश्लेषण विश्लेषण विधि। इस विधि में जो है किसी चीज संश्लेषण विधि के अंदर छोटे छोटे भागों को जोड़कर एक जो है समस्या का हल किया जाता है। इसी प्रकार विश्लेषण विधि में बड़ी समस्या को छोटे छोटे भागों में तोड़कर बताया जाता है। तो दोनों विधियां एक ही तरीके से काम में ली जाती हैं। अगला है खेल विधि और लास्ट आपकी विधि है समस्या समाधान विधि। तो ये चार प्रमुख विधियां हैं जो आप प्राथमिक स्तर पर 5वीं तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए काम में ले सकते हो। और आज के अपन लास्ट दो क्वेश्चन देख लेते हैं, जिनमें से हमारा पहला प्रश्न होगा कि आगमन निगमन विधि क्या है दोस्तों। किसे आप आगमन कहते हो, किसे आप निगमन कहते हो, तो इसे समझते हैं। आगमन विधि का प्रयोग होता है अज्ञात से अज्ञात की ओर जाना। आगमन करना, किसकी तरफ गमन करना, अज्ञात की ओर, जिसको आप नहीं जानते हो उसकी तरफ जाना, यानी ज्ञात से अज्ञात की ओर जब आप बढ़ते हो तो वह विधि आगमन होती है। यहाँ क्या किया जाता है, आपको उदाहरण पहले समझाए जाते हैं और उसी की सहायता से किसी नियम की रचना की जाती है। और किसी नियम या सूत्र की रचना जब होती है तो वह आगमन विधि के माध्यम से होती है। तो यहाँ अपने को समझना है कि यदि शिक्षक उदाहरण देकर आप छात्र को नियम समझाता है, परिभाषा समझाता है, तो वह आगमन विधि होती है। और आगमन विधि में ज्ञात से अज्ञात की ओर शिक्षण सूत्र काम में लिया जाता है। इसी प्रकार इसी के जस्ट अपोजिट विधि होती है निगमन विधि। निगमन विधि में दोस्तों अज्ञात से ज्ञात की ओर बढ़ा जाता है। पहले से आपको पता नहीं होता है उसको तो सर्वप्रथम बताया जाता है और उसी की सहायता से कुछ चीज़ें जो आपको ज्ञात हैं उनको समझाया जाता है। जैसे आपको सबसे पहले नियम बताया जाएगा और नियम के बाद उससे संबंधित उदाहरण आपको समझाए जाते हैं। तो नियम देके किसी चीज़ को समझाना जो होता है वो निगमन विधि के अंदर होता है। क्योंकि छात्र को नियम भी पता नहीं होते हैं, तो जब नियम पता नहीं है तो वो अज्ञात हैं, उसको सिर्फ उदाहरण आते हैं जो उसको ज्ञात होते हैं, यानी कि अज्ञात से ज्ञात की ओर निगमन विधि में बढ़ाया जाता है। इसके बाद आज का हमारा लास्ट प्रश्न है कि जीन पियाजे के अनुसार संख्याओं का ज्ञान ग्रहण करने के लिए कितने स्तर पर उसे बालक को समझाया जा सकता है। तो जीन पियाजे के अनुसार किसी भी संख्या का ज्ञान करने के लिए या संख्याओं को समझने के लिए 3 स्तर होते हैं। सबसे पहला स्तर होता है ऑर्डिनेशन। ऑर्डिनेशन का मतलब होता है क्रमिकता। सर्वप्रथम बालक जो है संख्याओं के जो है संपर्क में आता है, उनके क्रम को जानता है। जैसे कि 1 से लेकर 10 तक की अगर उसे गिनती सिखानी है तो उसे वो है एक निश्चित क्रम में ही सिखाना पड़ेगा कि 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, ऐसे ही जो है 10 तक वो सीख जाता है। उसके बाद अगला आता है कोऑर्डिनेशन, जिसे आप बोलते हो सहसंबंधता। इसका मतलब होता है कि अब वो ये बाद में समझने लग जाता है कि 1 के बाद 2 आता है, परंतु उससे कोई बीच में 7 पूछ ले तो 7 भी वो बता सकता है कि 6 के बाद आता है। यानी कि यहाँ जरूरी नहीं है कि क्रमबद्धता अब हो। तो बाद में जैसे संख्याओं का ज्ञान हो जाता है उसे, तो फिर वो जो है क्रम को छोड़कर भी संख्याओं को समझने लग जाता है। इसके बाद है कंजर्वेशन। और कंजर्वेशन का मतलब होता है संरक्षण। अब एक स्थिति बालक की ऐसी आती है जब वो ऑर्डिनेशन और कोऑर्डिनेशन को समझ जाता है तो उसके बाद उसे संख्याओं को समझने में आसानी हो जाती है, उसके दिमाग में उन संख्याओं का संरक्षण हो जाता है। जब भी उससे कोई भी किसी भी संख्या के बारे में पूछ लेता है तो वह उस संख्या को लिख भी देता है, समझ भी पाता है और उसके बारे में और जानकारी भी दे देता है। तो 3 स्तर होते हैं। सबसे पहले क्रम वाइज पढ़ना, उसके बाद संख्याओं को बिना क्रम के पढ़ना और लास्ट में उन्हें याद रखवाना। तो 3 चरण होते हैं, ऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन और कंजर्वेशन। दोस्तों आज की क्लास आपको कैसी लगी है कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा, ताकि हम जो है कुछ इम्प्रूव करते रहें और आपके लिए ऐसे नोट्स क्लासेस बनाते रहें।